नमस्कार, स्वागत है बिंदास खबरें में। वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों को जानने का और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, आत्मनिर्भर भारत के आधार हैं गांव, किसान और देश का कृषि क्षेत्र, ये कहा है पीएम मोदी ने। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि गांव, किसान और देश का कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के आधार हैं और ये जितना मजबूत होंगे, आत्मनिर्भर भारत की नींव भी उतनी ही मजबूत होगी। आकाशवाणी पर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 69वीं कड़ी में अपने विचार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कठिन दौर में कृषि क्षेत्र और देश के किसानों ने फिर अपना दमखम दिखाया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जमीन से जितना जुड़ता है वह उतने ही बड़े तूफानों को भी झेलने में अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव भी मजबूत होगी। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि संसद के बाद अब कृषि बिल को भी राष्ट्रपति ने दे दी है मंजूरी, विपक्ष की अपील हो गई है बेअसर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसानों और राजनीतिक दलों के लगातार विरोध के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज रविवार को मानसून सत्र में संसद से पास किए गए किसानों और खेती से जुड़े बिलों पर अपनी सहमति दे दी है। किसान और राजनीतिक दल इस विधेयकों को वापस लेने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी अपील किसी काम की न आई। राष्ट्रपति ने जेके आधिकारिक भाषा बिल 2020 पर भी अपनी सहमति दे दी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार में सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल भी इस बिल के विरोध में लगातार ही मुखर रही है। संसद में बिल का विरोध किया, फिर केंद्र में रही मंत्री हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। इसके बाद सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं देखने से वो नाराज हो गई और अकाली दल ने खुद को अब एनडीए से अलग भी कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अकाली दल के अलावा कांग्रेस समेत कई अन्य दलों ने लगातार कृषि बिल का विरोध किया है और राष्ट्रपति से गुजारिश भी की थी कि वो इस पर दस्तखत ना करें, लेकिन उनकी अपील काम नहीं आई। इस बीच अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने सभी राजनीतिक दलों और संगठनों से अनुरोध किया कि किसान और खेतिहर मजदूर के हित में प्रदर्शन करें। दोस्तों हम लगातार ही आपसे पूछते रहते हैं, क्या आप किसानों के हक में हैं या नहीं है? जो बिल पास हुए हैं क्या वो बिल किसानों के हक में है या नहीं? इस पर आप अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ दे सकती है सरकार, दूसरी तिमाही की रिपोर्ट का इंतजार। दोस्तों आपको बता दें कि देश के सरकारी बैंकों को वित्त मंत्रालय बड़ी राहत देने की तैयारी में है। बैंकों की आर्थिक सेहत को दुरुस्त करने के लिए वित्त मंत्रालय चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बैंकों को पूंजी समर्थन उपलब्ध करा सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की ओर से संसद के बीते सत्र में पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि संसद ने 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग के पहले बैच के तहत पब्लिक सेक्टर बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक रेगुलेटरी कैपिटल की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर की तिमाही में बैंकों को ये पूंजी उपलब्ध कराई जा सकती है, क्योंकि बैंकों की दूसरी तिमाही के नतीजों से ये साफ हो जाएगा कि किस बैंक को रेगुलेटरी कैपिटल की जरूरत है और उसी के अनुरूप पुनः पूंजीकरण बॉन्ड जारी किए जाएंगे। वहीं सरकारी बैंकों को चालू वित्त वर्ष के दौरान इक्विटी और बॉन्ड के जरिए पूंजी जुटाने को पहले ही शेयर धारकों की मंजूरी मिल चुकी है। गौरतलब है कि सरकार ने बजट 2020-21 में पब्लिक सेक्टर बैंकों में पूंजी डालने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया था, लेकिन अब हालात को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गाड़ी की आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस रखने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे नियम। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि वाहन दस्तावेजों की जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी। सरकार ने कहा कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय समय पर अपडेट भी किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि नए नियम
नियमों में इस बात का भी प्रावधान है कि गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए कर सकते हैं। ऐसा अगर किया जाता है तो चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग ना हो। हालांकि ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1 से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए नियमों को और आसान कर दिया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण करने या फिर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेजों के लिए पता बदलवाने के लिए होगा। तो दोस्तों अगर आप भी ड्राइविंग करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए, नहीं तो आपके साथ भी कुछ अलग ही हो सकता है। और इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, त्योहारी सीजन से पहले चलेंगी अतिरिक्त 200 ट्रेनें, बदलेगी व्यवस्था, बिन यात्री वाले रूट पर अब नहीं होगा संचालन। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने आगामी त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले 100 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने की तैयारियां अब शुरू कर दी है। लेकिन इन तमाम कवायदों के बावजूद कोरोना संकट के चलते भारतीय रेलवे ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह बहाल कर पाने में खुद को समर्थ नहीं पा रही है। इस साल के आखिर तक पूरी ट्रेनों का संचालन सामान्य होने की संभावना नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि नए साल 2021 में ही सभी 13,500 ट्रेनों के पटरियों पर दौड़ पाने का अनुमान है। यही नहीं, जिन राज्यों में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है वहां पर ट्रेनों को गुजरने की पूरी छूट नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया कि फिलहाल जितनी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उनमें से कुछ रूटों पर यात्रियों की संख्या संतोषजनक नहीं है। देश में ऐसे 7 राज्य हैं जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्टर्न के राज्य प्रमुख हैं। इनमें कोरोना संक्रमण काबू में नहीं होने की वजह से वहां ट्रेनों का संचालन सामान्य करने में दिक्कत पेश आ रही है। यादव ने एक सवाल के जवाब में बताया कि दिसंबर 2020 तक ट्रेनों के संचालन के सामान्य होने पर अभी संदेह है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पारिवारिक पेंशन के नियमों में सरकार ने दी है बड़ी राहत। जानिए कैसे मिलेगा इसका फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों को राहत देते हुए नियमों में ढील दे दी है। नई व्यवस्था के तहत भले ही तलाक की प्रक्रिया चल रही हो, पर बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी। लेकिन ये जरूरी है कि तलाक की याचिका बेटी के मृत माता या फिर पिता जो पेंशन भोगी हो उनके जीवित रहते ही उसके द्वारा ही दायर की गई हो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले ये नियमों में किसी भी तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन तब मिल सकती थी जब माता पिता या जो भी पेंशनर हो उसके जिंदा रहते ही बेटी का तलाक हो गया हो। नई व्यवस्था से बेटियों को बड़ी राहत मिलेगी। तलाक की प्रक्रिया चल रही हो तो भी बेटी फैमिली पेंशन की हकदार होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नेशनल वॉर म्यूजियम निर्माण से प्रभावित 300 से ज्यादा परिवारों को घर देगी केजरीवाल सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की एजेंसी DOSIB ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क के 784 निवासियों को पुनः वार्षित करने का फैसला किया है ताकि रक्षा मंत्रालय की इस भूमि का इस्तेमाल राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय और स्मारक के निर्माण के लिए किया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की बैठक में उसके आश्रय गृहों में रह रहे बेघर लोगों को अगली सर्दियों के मौसम समाप्त होने तक दिन में 3 बार भोजन मुफ्त प्रदान करने की प्रक्रिया जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिसका वार्षिक खर्च 15.31 करोड़ रुपए होगा। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इनके अलावा करोल बाग की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लगभग 350 परिवारों को भी शिविरों में पुनर्वासित किया जाएगा। पुनर्वासित लोगों को करोल बाग क्षेत्र के देवनगर में बनाए जा रहे फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, यात्रियों को बड़ा झटका, रेलवे ने निरस्त कर दिए हजारों टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। हावड़ा से जोधपुर जाने वाली जोधपुर एक्सप्रेस में जिन यात्रियों ने अपने टिकट बुक करवाए थे वह बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिए गए हैं। आने वाले फेस्टिवल सीजन की वजह से तमाम यात्रियों ने इस ट्रेन में अपने टिकट बुक करवाए थे, लेकिन रेलवे ने अक्टूबर माह में ये सभी टिकट निरस्त कर दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले माह से हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस नए नंबर से चलनी शुरू होगी। जिन यात्रियों के टिकट निरस्त हुए हैं वे परेशान हैं कि अब क्या करें। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस का अब संचालन सप्ताह में 4 दिन ही होना है। 3 दिन ये ट्रेन हावड़ा से बीकानेर जाएगी। वर्तमान समय में हावड़ा से 02307 एवं जोधपुर से इस गाड़ी का नंबर 02308 है, लेकिन अब 1 अक्टूबर से इस ट्रेन का नंबर बदल रहा है। हावड़ा से ये ट्रेन 02385 के रूप में प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, शनिवार और रविवार चलेगी, जबकि जोधपुर से 02386 के रूप में सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को इसका संचालन होगा। दोस्तों आपको बता दें कि हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस के सभी टिकट
टिकट जो 1 अक्टूबर के बाद की तिथियों के पिछले दिनों लोगों ने बुक करवाए थे, वह सभी टिकट निरस्त कर दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि यात्री नए नंबर वाली ट्रेन में अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि वाहन खरीदना अब हुआ और आसान। 8,000 रुपए से भी कम सैलरी वालों को लोन दे रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों आपको बता दें कि आप दोपहिया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं और बजट को लेकर परेशान है, तो आपको बता दें कि देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए एक खास ऑफर लेकर आया है, जिसे भुनाने के लिए आपकी सैलरी महज 8,000 रुपए होनी चाहिए। दरअसल बैंक ने देश की महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्कीम निकाली है, जिसकी पूरी जानकारी बैंक के आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर किसी महिला की सैलरी कम है लेकिन उसकी नौकरी को 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। वहीं छात्र हैं तो माता पिता को एप्लीकेंट बना सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी उम्र 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक के इस ऑफर के लोन की अधिकतम वैल्यू 60,000 रुपए है। हालांकि फाइनेंस की गई राशि को डाउन पेमेंट के हिसाब से आंका जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वाहन की एक्स शोरूम कीमत का 10% बतौर डाउन पेमेंट देना होगा। वहीं इस स्कीम के तहत लिए गए लोन की अवधि मैक्सिमम 36 महीने तय की गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बैंक अपने मुताबिक तय ब्याज दर लेता है, जो फिलहाल 7.35% है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंट चार्ज भी आपको देना होगा, परंतु इसमें भी आप राहत पा सकते हैं। यानी कि 31 दिसंबर से पहले अगर आप फाइनेंस करवाते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, चीन का बड़ा कारनामा, वैक्सीन का ट्रायल हुआ नहीं पूरा, फिर भी 10,000 लोगों को दे दिया टीका। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया को कोरोना वायरस देने वाले चीन से अब एक नई खबर सामने आ रही है। अब चीन ने अपने यहाँ हजारों लोगों को बिना ट्रायल पूरा किए ही कोरोना वैक्सीन की डोज दे दी है। वैक्सीन देने के लिए अलग अलग वर्ग के लोगों का चयन किया गया। इसमें शिक्षक, सुपरमार्केट कर्मचारी और अन्य रिस्की इलाकों में जाने वाले लोग शामिल हैं। इस वैक्सीन को सबसे पहले राज्य की कंपनियों के काम करने वाले मजदूरों को लगाया गया, उसके बाद सरकारी अधिकारी और फिर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के कर्मचारियों को। आपको बता दें कि दुनिया भर के देश अभी एक पुख्ता कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। उधर चीन ने वैक्सीन की पारंपरिक परीक्षण प्रक्रिया पूरी किए बिना ही हजारों लोगों को इसकी डोज दे दी है। इस वैक्सीन को सबसे पहले मजदूरों के शरीर में इंजेक्ट किया गया। साथ ही चीनी सरकार इसे आवश्यक मान रही है। इसके बाद दूसरे नंबर पर फार्मास्यूटिकल्स फर्म के कर्मचारी शामिल किए गए। इनको भी ये वैक्सीन देना जरूरी माना जा रहा है। अब ये अधिकारी इस वैक्सीन को और भी अधिक लोगों को देने की योजना बना रहे हैं, जिससे इसका असर जल्द पता चल सके। वो एक बड़ा दाव खेलना चाह रहे हैं। चीन ये बड़ा दाव इसलिए भी खेलना चाह रहा है क्योंकि एक साथ टीके का इतने लोगों पर परीक्षण ये सिद्ध कर देगा कि उसकी वैक्सीन पूरी तरह से काम कर रही है या नहीं। इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आमतौर पर किसी वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए कुछ लोग चुने जाते हैं और उन्हीं पर इसका परीक्षण होता है। फिर रिजल्ट का इंतजार किया जाता है। यदि परीक्षण सफल होता है तो उसे बाकी लोगों के इस्तेमाल की इजाजत मिल जाती है, वरना नहीं मिलती है। मगर चीन ने यहाँ एक साथ 10,000 लोगों से अधिक पर वैक्सीन का परीक्षण कर लिया है। चीन की ये बड़ी चाल है। दोस्तों इस पूरी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर लगी है अब रोक, सरकार ने बताई बड़ी वजह। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुरुवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 के मुताबिक सिगरेट, बीड़ी समेत सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना अनिवार्य होगा। लेकिन जब लोग खुले में एक सिगरेट या बीड़ी लेते हैं तो ये सावधानी चेतावनी नहीं देख पाते हैं। इसलिए सरकार ने खुले में बीड़ी सिगरेट की बिक्री पर अब रोक लगाने का फैसला किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, टाटा मेमोरियल अस्पताल के कैंसर सर्जन डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी के अनुसार सरकार के इस अधिसूचना के बाद युवाओं में धूम्रपान की आदत में कमी आएगी, क्योंकि एक बार में पूरी पैकेट खरीदने में उन्हें ज्यादा पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में 16 से 17 साल के युवाओं में स्मोकिंग की आदत सबसे ज्यादा है। उनके पास सबसे ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वे पैकेट की बजाय खुली सिगरेट खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि खुली सिगरेट खरीदने वालों को कभी भी तंबाकू उत्पादों पर लगाए जाने वाले ज्यादा टैक्स की तकलीफ महसूस नहीं होती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने साधा राहुल और तेजस्वी पर निशाना, आज जाएंगे बिहार। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष चुने गए युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल और तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला बोला है। तेजस्वी सूर्या ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को देश का प्रिंस और तेजस्वी यादव को बिहार का प्रिंस संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर होगा कि ये लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ भी ना बोले। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में फेरबदल के बाद तेजस्वी सूर्या को भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष चुना गया है।
सूर्या पद संभालते ही सबसे पहले सोमवार को बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि युवा मोर्चा की जिम्मेदारी मिलते ही सूर्या बिहार जा रहे हैं। यहाँ वे पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और युवा मोर्चा के सदस्य के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। हम बंगाल और केरल के वैभव को भी स्थापित करने के लिए संघर्ष करेंगे। हम हर युवा और हर गांव तक जाएंगे। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सूर्या ने कहा कि मोदी जी सभी युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लोगों के पास नौकरी पाने की सही योग्यता ही नहीं है। जो पिछले 60 साल से सत्ता में थे वे इस सभी के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में बिहार के प्रिंस तेजस्वी और देश के प्रिंस राहुल गांधी को बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलने की जरूरत नहीं है। इन सभी ने युवाओं को नौकरी देने के लिए एक भी काम नहीं किया है। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये घराने बेरोजगार हो गए हैं और ये तब तक बेरोजगार रहेंगे जब तक कि मोदी पीएम है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, तेजस्वी यादव का चुनावी वादा, पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख युवाओं को देंगे नौकरी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी दलों ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजद नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो वह 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजद नेता का अधिकतर ध्यान युवाओं और बेरोजगारों को अपने पक्ष में करने पर है। वे लगातार युवाओं को केंद्र में रखते हुए बयान देते नजर आते हैं। वहीं अब चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने युवाओं पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। राजद की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने 5 अगस्त को बेरोजगारी को लेकर एक पोर्टल बनाया है। इसमें 9,47,324 बेरोजगार ने पंजीकरण भी करवाया है। उन्होंने बताया कि 13,11,626 लोगों ने मिस कॉल भी किया है। हमारी पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर गंभीर है। दोस्तों चुनाव पास आते ही राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के प्रलोभन देती है, परंतु बिहार की जनता को भी अब आंख खोल लेना चाहिए और उसी के हिसाब से उन्हें अपना नेता चुनना चाहिए। इस पूरी खबर पर दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, बिहार के चर्चित एक्स डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने थामा जेडीयू का दामन, बक्सर जिले के शाहपुरे से लड़ सकते हैं चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि 5 दिन पहले बिहार के मुख्य महानिदेशक पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे 27 सितंबर रविवार को जदयू में शामिल हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद उन्हें एक अणे मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास में जदयू की सदस्यता दिलाई। उसके बाद सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी उन्हें लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और प्रेस से बात की। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल गुप्तेश्वर पांडे के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा है। बक्सर जिले में ये विधानसभा क्षेत्र अभी राजद के कब्जे में है। शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी ने 2015 के चुनाव में यहां से जीत दर्ज कराई थी। भाजपा के विश्वेश्वर ओझा निकटतम प्रतिद्वंदी रहे थे। दीगर है कि पुलिस महकमे में बड़ी बड़ी कुर्सियों की शोभा बढ़ा चुके अफसरों के चुनावी मैदान में उतरने से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव बेहद ही रोचक हो चला है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के पश्चिमी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, बिहार के पूर्वी भागों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, कोंकण और गोवा, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। जबकि आंतरिक महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गंगेय पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी असम के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। जबकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल और दक्षिणी गुजरात के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश संभव है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने फोन पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।